हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम इमाइल दुर्खिम के बारे में हमारा अध्ययन जारी रखेंगे। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि हमने इमाइल दुर्खिम के बारे में एक संक्षिप्त परिचय पहले देखा था। आज हम उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है सामाजिक तथ्य का सिद्धांत, उसकी विवेचना प्रारंभ करेंगे। आज हम इस विवेचना का प्रथम भाग देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, दुर्खिम डिफाइंस सोशियोलॉजी एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। दुर्खिम ने समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों के एक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। Elaborating the concept of social fact, Durkheim writes in his book Rules of Sociological Method, social facts are those collective and shared ways of thinking, interpreting, and acting that are common to the members of a society and have the unique capacity to exist independent of individual consciousness. तो सामाजिक तथ्य के अपनी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए दुर्खिम अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम में लिखते हैं कि सामाजिक तथ्य किसी भी समाज में सोचने, समझने और व्यवहार करने के वे सामान्य तरीके हैं जो किसी भी समाज में सामान्य रूप से पाए जाते हैं और जिनके अंदर व्यक्ति की चेतना के बाहर स्वतंत्र अस्तित्व रखने की अद्भुत क्षमता होती है। In this way, the shared values, beliefs, customs, traditions, social institutions, etc. of any given society are social facts. और इस तरह से किसी भी समाज के जो सामूहिक मूल्य होते हैं, विश्वास होते हैं, प्रथाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, सामाजिक संस्थाएं होती हैं, वे सभी सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक तथ्य को स्पष्ट करते हुए दुर्खिम ये कहते हैं कि हर समाज में व्यवहार करने के, सोचने के, समझने के कुछ ऐसे तौर तरीके होते हैं, कुछ ऐसे प्रतिमान होते हैं जो सामान्य रूप से समाज में पाए जाते हैं, अर्थात जो समाज में सामान्य रूप से स्वीकृत होते हैं और जो कि प्रत्येक मेंबर के, प्रत्येक सदस्य के द्वारा अपनाए जाते हैं। व्यवहार के उन्हीं तरीकों को या सोचने समझने के उन्हीं तरीकों को हम मोटे तौर पर सोशल फैक्ट या सामाजिक तथ्य कह सकते हैं। और इस प्रकार किसी भी समाज के जो कॉमन मूल्य होते हैं, जो सामान्य मूल्य होते हैं, जैसे हमारे समाज में सत्य को, अहिंसा को, ईमानदारी को एक अच्छा मूल्य माना जाता है, एक स्वीकृत मूल्य माना जाता है, तो वह एक सोशल फैक्ट है। उसी तरह से कस्टम्स, जो हमारी प्रथाएं हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, विवाह, परिवार, नातेदारी इत्यादि, ये सब सोशल फैक्ट्स हैं, सामाजिक तथ्य हैं। According to Durkheim, these social facts that are the basis of social organization and solidarity should be the subject matter of sociology. तो दुर्खिम ये कहते हैं कि ये जो सामाजिक तथ्य होते हैं, ये किसी भी समाज में संगठन के, एकता के, व्यवस्था के आधार होते हैं और इसीलिए समाजशास्त्र में इन सोशल फैक्ट्स का, इन सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो समाज में एकता, समाज में संगठन, समाज में व्यवस्था का जो आधार है वह यही सोशल फैक्ट्स हैं, यही सोचने, समझने और व्यवहार करने के सामान्य तरीके हैं और इसलिए समाजशास्त्र की विषय वस्तु इन्हीं सोशल फैक्ट्स को, इन्हीं सामाजिक तथ्यों को होना चाहिए, ऐसा दुर्खिम का मानना है। Durkheim explains the concept of social facts by elaborating three important characteristics of social facts. सामाजिक तथ्यों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन किया है। These characteristics are collectivity, exteriority and coercion. ये विशेषताएं हैं सामूहिकता, बाह्यता और बाध्यता। कलेक्टिविटी अर्थात सामूहिकता, एक्सटीरियोरिटी अर्थात बाह्यता एंड कोअर्जन अर्थात बाध्यता।
He then went on to explain the meaning of each of these three characteristics. तो ये तीन विशेषताएं बताने के बाद दुर्खिम ने इन विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया है, उनको एक्सप्लेन किया है, समझाया है। तो अब हम एक एक करके इन विशेषताओं के बारे में कुछ विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कलेक्टिविटी अर्थात सामूहिकता। This means that social facts are not individual habits but collective characteristics. They are shared by the society in general and handed over from one generation to the other as heritage. In this way, social facts are social heritage and are not dependent on individuals for their existence, survival and continuity. तो जो सबसे पहली विशेषता है सामूहिकता, उसके बारे में दुर्खिम यह कहते हैं कि सामाजिक तथ्य जो है वो सामूहिकता से उत्पन्न होते हैं। ये किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत आदत नहीं होते या किसी एक व्यक्ति का व्यक्तिगत चरित्र नहीं होते, बल्कि एक पूरे समाज का चरित्र होते हैं, एक पूरे समाज की विशेषता होते हैं। तो जो सामाजिक तथ्य होते हैं वो पूरे समाज की ताकत उनके पीछे होती है, पूरे समूह की स्वीकृति उनके पीछे होती है और वे एक से दूसरी पीढ़ी को विरासत के रूप में हस्तांतरित किए जाते हैं और इसलिए वे एक सामूहिक विरासत होते हैं, एक सोशल हेरिटेज होते हैं और किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों पर निर्भर नहीं होते अपने सर्वाइवल के लिए, अपने अस्तित्व के लिए या अपनी निरंतरता के लिए। वे पूरे समाज की विरासत के रूप में सदैव एक से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं। इसके बाद दुर्खिम सामाजिक तथ्यों की दूसरी जो विशेषता बताते हैं वह है एक्सटीरियरिटी अर्थात बाह्यता। This means that while social facts are acquired by the individual through the process of socialization and therefore form a part of his consciousness, they are at the same time external to the individual and therefore independent of the individual consciousness. Social facts exist before the birth of the individual and continue after the death of the individual. In this way, they are external to the individual. तो सामाजिक तथ्यों की बाह्यता को स्पष्ट करते हुए दुर्खिम ये कहते हैं कि यद्यपि सामाजिक तथ्यों को व्यक्ति समाज से ग्रहण करता है, समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वो इन व्यवहार करने के तरीकों को धीरे धीरे इंटरनलाइज करता है, आंतरिकृत करता है, अपनी चेतना का भाग बनाता है, लेकिन उसकी चेतना का भाग बनने के बाद भी इन सामाजिक तथ्यों का उसकी चेतना के बाहर एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। सामाजिक तथ्य मनुष्य की जन्म से पहले विद्यमान होते हैं और मनुष्य की मृत्यु के बाद भी विद्यमान रहते हैं और इसलिए वे व्यक्ति की चेतना में होते हुए भी अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, अर्थात वे मनुष्य की चेतना के बाहर विद्यमान होते हैं। उनकी अपनी एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होती है, एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है व्यक्ति की चेतना के बाहर, यद्यपि व्यक्ति उन्हें अपनी चेतना के भीतर समाहित करता है सामाजिकरण की प्रक्रिया के जरिए, पालन पोषण के विभिन्न तरीकों के माध्यम से वह उन्हें सीखता है, उन्हें ग्रहण करता है, लेकिन उनको ग्रहण करने के बाद भी वे उसकी चेतना के बाहर होते हैं, चेतना के बाहर उनका अस्तित्व होता है, क्योंकि व्यक्ति के जन्म से पहले से भी वे विद्यमान होते हैं और व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी सामाजिक तथ्य सदैव विद्यमान रहते हैं और इसलिए वे मनुष्य की चेतना से बाहर होते हैं, एक्सटीरियर होते हैं और इसलिए सोशल फैक्ट्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता उनकी एक्सटीरियरिटी बताई गई है, उनकी बाह्यता बताई गई है। और सामाजिक तथ्यों की जो अंतिम विशेषता है वह है कोअर्जन यानी बाध्यता। तो हमने अभी तक ये जाना कि सामाजिक तथ्य सामूहिक प्रकृति के होते हैं, सामाजिक तथ्य व्यक्ति की चेतना के बाहर स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, लेकिन इन दोनों ही विशेषताओं के साथ एक और महत्वपूर्ण विशेषता जो सामाजिक तथ्यों की होती है वह यह है कि उनमें बाध्यता का गुण होता है, अर्थात वे मनुष्य पर, व्यक्ति पर दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं। वह व्यक्ति को इस बात के लिए बाध्य कर सकते हैं कि व्यक्ति उनके अनुकूल आचरण करे।
तो ऐसा ऐसा जो गुण है वह सामाजिक तथ्यों में किस प्रकार आता है। दुर्खिम का यह मानना है कि चूंकि सामाजिक तथ्यों में पूरे समूह की ताकत होती है, क्योंकि वो एक विरासत के रूप में हमारे समाज में सदैव विद्यमान रहते हैं, और इसलिए व्यक्ति उनके अनुकूल आचरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, लालन पालन के तरीकों के द्वारा उसे यही जो सोशल फैक्ट्स हैं, सामाजिक तथ्य हैं, वो उसे सिखाए जाते हैं, उसे आंतरिकृत करने को बाध्य किया जाता है। और जब वह उन्हें आंतरिकृत कर लेता है, वह उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं, वे उसकी चेतना का भाग बन जाते हैं, उसकी आदत का हिस्सा बन जाते हैं, तो वो उनके अनुकूल आचरण करने लगता है। जैसे हमारे समाज में स्त्रियों के वस्त्र एक प्रकार के हैं, पुरुष के वस्त्र एक प्रकार के हैं, तो हम समाजीकरण की प्रक्रिया में सीख जाते हैं कि हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने हैं, और हम उनके अनुकूल आचरण करते हैं। अगर हम सामाजिक तथ्यों के अनुकूल आचरण नहीं करते हैं, तो प्रायः हम सामाजिक निंदा का या सामाजिक उपहास का पात्र बनते हैं, और इसलिए भी हम उनके अनुकूल आचरण करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो चूंकि सामाजिक तथ्यों के पीछे पूरे समूह की ताकत होती है, पूरे सामाजिक विरासत की एक ताकत होती है, संपूर्ण समूह की स्वीकृति होती है, इसलिए व्यक्ति बाध्य हो जाता है कि वह उनके अनुकूल आचरण करे। और इस तरह से जो समाज है वह अपने आप को इंडिविजुअल पर, व्यक्ति पर आरोपित करता है, उस पर दबाव बनाता है कि वह समाज के नियमों के अनुकूल, समाज के स्थापित प्रतिमानों के अनुकूल, समाज के स्थापित व्यवहार प्रतिमानों के अनुकूल आचरण करे। तो इस प्रकार सामाजिक तथ्यों की 3 प्रमुख विशेषताएं दुर्खिम ने बतलाई। पहली सामूहिकता, दूसरी बाह्यता, और तीसरी बाध्यता। तो ये 3 विशेषताएं जो हैं सामाजिक तथ्य की, उनको अगर हम समझते हैं तो फिर हम ये समझ पाते हैं कि कैसे समाज में सामाजिक तथ्यों के माध्यम से एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह का संगठन, एक तरह की व्यवस्था, एक तरह की एकता, सॉलिडारिटी, ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्डर बना रहता है। Having explained the characteristics of social facts, Durkheim then goes on to explain the rules related to the study of social facts. तो फिर एक बार जब उन्होंने इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें समझाया, इन विशेषताओं को सामाजिक तथ्यों की हमारे सामने रखा, तो फिर दुर्खिम यह बताते हैं कि समाजशास्त्र को इन सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किस प्रकार करना चाहिए। क्योंकि प्रारंभ में ही वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स, यानी समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। तो अगर समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है, तो फिर इन सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन किस प्रकार किया जाए, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होता है। और इस प्रश्न का जवाब देने के लिए अपनी पुस्तक रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, यानी सामाजिक पद्धति के नियम में दुर्खिम ने वो रूल्स हमारे सामने रखे हैं, वो नियम हमें बताए हैं जिनके द्वारा हमें समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगी कि वो कौन से नियम हैं जिनके माध्यम से हमें सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। तो इस संबंध में दुर्खिम के विचारों को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।